नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और मुख्य खबर में सबसे पहले मैं आपको वैक्सीनेशन के बारे में ही बताने वाला हूं। दोस्तों, वैक्सीनेशन आज बम्पर वैक्सीनेशन भादरा तहसील में हुआ। और आज जो वैक्सीन बची है दोस्तों, उसके लिए कल किसी प्रकार का कैंप नहीं है। हमारे पास जो सूचनाएं हैं, सोमवार को बची हुई वैक्सीन के लिए फिर से एक बार वैक्सीनेशन होगा। और दोस्तों, लगातार वैक्सीनेशन चल रहा है। और हमने कल भी आपको बताया था, आने वाले समय में अब घर घर वैक्सीन का भी प्लान सरकार बना रही है। तो दोस्तों, इसके साथ ही अलग अन्य आसपास की खबरों में मैं आपको बताऊं तो आज भादरा सीएचसी केंद्र में दोस्तों दिव्यांगजनों के लिए कैंप लगा था, जिसके बारे में कल हमने जानकारी दी थी। और लगभग 233 दिव्यांगजनों का आज जो है रजिस्ट्रेशन हुआ। और इसमें से 33 लोगों को प्रमाण पत्र भी बांट दिए गए। 66 प्रमाण पत्र आज कुल बने थे। और इसके लिए बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। दोस्तों, आज यहाँ जो कैंप लगा था उसमें सेवाएं देने वाले चिकित्सकों के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर संदीप बिश्नोई के अलावा डॉक्टर मनीष थालोर, डॉक्टर रामस्वरूप कारगवाल, डॉक्टर सुनील लोकवाल, डॉक्टर संदीप सिहाग के अलावा डॉक्टर जसवंत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र भौरिया के अलावा जो नर्सिंग अधिकारी है नवीन झांझडिया और राकेश बिजारनिया भी यहाँ अपनी सेवाएं देते हुए दिखाई दिए। और दोस्तों, शानदार कैंप लगा था। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो नोहर गांव में, नोहर शहर में लगातार दोस्तों हर सोमवार को ये कैंप लगता है। और हर सोमवार को जिस किसी भी दिव्यांगजन को प्रमाण पत्र लेना हो तो वो नोर के सीएचसी सेंटर में हर सोमवार को संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, अन्य आसपास की खबरों के बारे में आपको बताऊं तो आज बेरगांव में 19 वर्षीय बालिका कबड्डी की उप विजेता का स्वागत किया गया। दोस्तों, पल्लू में गत 28 अक्टूबर को आयोजित की गई जिला स्तरीय 19 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता में जो उप विजेता रही वो भादरा की बेर गांव की दूसरा स्थान जिन्होंने प्राप्त किया। 3 लड़कियां दोस्तों, बालिकाएं, जिनका नाम मैं आपको बताऊं तो प्रीति, सानिया और प्रियंका। और इनका शानदार स्वागत दोस्तों बेर गांव में हुआ। और यहाँ इस अवसर पर सरपंच लालचंद शर्मा के अलावा कोच देवीलाल और सुरेंद्र स्वामी जो कि कमला स्पोर्ट्स एकेडमी के संचालक है और प्रधानाचार्य सुनीता जांगीर के अलावा पीटीआई नरेश मोहाल के अलावा ओम प्रकाश सैनी, दिलावर वर्मा, सोहन लाल व सीनियर खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद रही। नीलम फगेड़िया, श्यामलता, सपना आदि जो है दोस्तों, नीलम फगेड़िया भी है, सभी ये उपस्थित रही। और खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया, उनको जो है प्रमाण पत्र भी बांटे गए। तो इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो 31 अक्टूबर से डेंगू के बारे में जो मैं सूचना दे रहा हूं दोस्तों, डेंगू की जिस प्रकार से भयावहता भादरा क्षेत्र में, भादरा में नहीं दोस्तों, आसपास सभी क्षेत्रों में डेंगू की गंभीर बीमारी की समस्याएं जो है दिन प्रतिदिन गहराती जा रही है। प्रत्येक अस्पताल दोस्तों डेंगू से भरे पड़े हैं, सटे पड़े हैं। तो इनको लेकर दोस्तों जो स्थानीय भारत विकास परिषद है दोस्तों, उसकी शाखा है, उन्होंने एक डिसीजन लिया था आज कि डेंगू में जिस प्रकार से दोस्तों प्लाज्मा की आवश्यकता होती है, जिन डेंगू के मरीजों की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, उनको प्लाज्मा के द्वारा जो है प्लेटलेट्स अप करने में दोस्तों एक पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है। इसके बिना जो प्लेटलेट्स डाउन वाले पेशेंट हैं उनकी जान भी एक प्रकार से जोखिम में आ जाती है। तो उनके लिए दोस्तों ये कैंप जो है एक रक्तदान कैंप, 2 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है भारत विकास परिषद की तरफ से। 31 अक्टूबर व 1 नवंबर को 2 दिवसीय ये कैंप लगेगा। और दोस्तों अलग अलग दोनों ही दिन में जो है रक्तदाता पहुंचेंगे। और वो विवेकानंद ब्लड सेंटर जो है विवेकानंद अस्पताल के सानिध्य में ही चल रहा है दोस्तों, वहाँ जो है ये कैंप लगाया जाएगा। और इच्छुक लोग जो है वो यहाँ पहुँचे दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो जिस प्रकार से डेंगू बीमारी को लेकर, और डेंगू की दोस्तों हमने पहले भी आपको पूर्व में बताया था,
3 स्टेज होती है। साधारण डेंगू भी होती है, इसके बाद में एक दूसरी कैटेगरी होती है, तीसरी DSS कैटेगरी भी होती है दोस्तों। और जिसमें तीसरी कैटेगरी जो होती है वो उल्टी के साथ भी पेशेंट को खून आता है और दस्त के साथ भी खून आ सकता है, नाक से भी खून आ सकता है। तो इस प्रकार से ब्लड आने वाली जो ये पोजीशन है, ये थर्ड और थोड़ी गंभीर बीमारी की ये लक्षण है दोस्तों डेंगू के। और इसमें दोस्तों तेजी के साथ प्लेटलेट्स घटते हैं। तो ऐसे में दोस्तों प्लेटलेट्स की आवश्यकता है। ये कैंप लगाने वाले जितने भी संस्थान हैं दोस्तों, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमने कल देखा था दोस्तों, विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में भी देखा था और एक अन्य अस्पताल में भी देखा था कि यहाँ प्लाज्मा की कमी के चलते दोस्तों जो पेशेंट है, डेंगू का पेशेंट, गंभीर बीमारी, गंभीर स्टेज में, उसको इसार के लिए रेफर किया गया। तो इसार व सरसा जिन मरीजों को प्लाज्मा नहीं मिल पाता है दोस्तों, उनको स्थानांतरण किया जाता है, रेफर किया जाता है। तो मैं एक सभी डोनरों से जो रक्तदाता है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे, एक प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर ही रक्तदान करें, क्योंकि डेंगू के मरीजों के लिए जो प्लाज्मा अति आवश्यक होते हैं दोस्तों, उनकी जान बचा सकते हैं। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दोस्तों उनको फ्रेश रक्त की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 2 दिन पहले आपने रक्तदान किया है तो उस रक्त का बताया जा रहा है कि प्लाज्मा ज़्यादा बेटर नहीं होता और ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्लाज्मा उसका तैयार नहीं होता है। तो कहने का मतलब है फ्रेश, आज आपने रक्तदान किया है और आज ही आपके रक्त का अगर प्लाज्मा तैयार कर उसको पेशेंट को दिया जाए तो उसकी प्लेटलेट्स जो है वो एकाएक तेजी के साथ बढ़ती है और मरीज की जान बचती है दोस्तों। इस चीज़ को समझना होगा सभी रक्तदाताओं को, डोनरों को। और उस हिसाब से दोस्तों अपने नंबर आप ब्लड बैंक में दे सकते हैं कि हमारी अगर आवश्यकता पड़े, हमारे ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता पड़े तो हमें आप सूचित कीजिएगा, हम तुरंत जो है वो हाजिर हो जाएंगे। तो एक मैं चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, बड़ी संख्या में मोटी रकमें भी इस प्रकार से प्लाज्मा की ओर की ली जाती है, हमने सुना है। तो रक्तदाताओं से निवेदन है कि पेशेंट, अगर कोई गंभीर बीमारी से पेशेंट है, वो पीड़ित है और गरीब है, तो दोस्तों उसके हिसाब से आप जो है रक्त दान करेंगे तो उसका चार्ज जो है वो कम लगेगा और उस पीड़ित को, उस गरीब को, उस मजबूर को, उस लाचार को भी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था को रक्तदान करें तो किसी मजबूर, गरीब, सहायक व्यक्ति को जो है उनकी पुकार पर आप रक्तदान करेंगे तो उसका आपको पुण्य फल जो है बड़ी संख्या में मिलेगा और निस्संदेह आपको मिलेगा, जिस उद्देश्य के लिए आप रक्तदान करते हैं, किसी का जीवन बचाने के लिए। दोस्तों इसके साथ मैं अन्य खबरों में जाऊं तो बाजार में दोस्तों इस समय दीपावली का माहौल चल रहा है, दीपावली की रौनकें बाजार में छाई हुई है, एकाएक बाजार में भीड़ भाड़ का भी आलम है। ऐसे में दोस्तों जो है विभिन्न विभाग भी है सतर्क हो जाते हैं और भादरा में शुक्रवार को एक बैठक हुई थी दोस्तों विभिन्न अधिकारियों की। अधिशासी अधिकारी जीतू सिंह यादव जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसके अलावा ताराचंद मीणा नायब तहसीलदार है दोस्तों, इनके बीच में एक बैठक हुई पालिका टाउन हॉल में और बैठक में डिसीजन लिया गया दोस्तों। फिर बाजार का निरीक्षण भी किया गया और एक मिष्ठान भंडार से दोस्तों अलग अलग एक गुलाब जामुन का सैंपल भी लिया गया, एक मावे का सैंपल भी लिया गया और जो मिल्क फूड है और मिक्स दूध है आदि इनके सैंपल लिए गए, लेब में भिजवाए गए दोस्तों। मेरे कहने का मतलब दोस्तों दीपावली से, होली से पूर्व, त्योहारों से पूर्व ऐसी कार्रवाइयाँ हम अक्सर देखते हैं। तो ऐसी कार्रवाइयाँ 12 महीने लगातार होने की आवश्यकता है, क्योंकि मिलावटी सामान जो है लगातार बाज़ारों में उपलब्ध रहते हैं, मिलते हैं, ऐसी शिकायतें लोग करते हैं और ऐसे फूड्स जो मिलावट के फूड है वो खाकर लोग बीमार भी होते हैं और गंभीर बीमारियों के चलते दोस्तों ऐसे लोग जान भी दे देते हैं। तो कुल मिला के विभागों को चाहिए कि ऐसी कार्रवाई प्रतिदिन, हर महीने और साल के 12 महीने में लगातार होनी चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों जय हिंद स्कूल के छात्र मुशरफ ने 19 वर्षीय लॉन टेनिस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और जिले में 4था स्थान प्राप्त किया है और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिए भी उनका चयन हुआ है। तो उनका शानदार स्वागत जय हिंद स्कूल में किया गया दोस्तों। चेयरमैन मुकेश मुहाल के अलावा प्रधानाचार्य रामस्वरूप कामड़ के अलावा पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद रहा दोस्तों। इसके अलावा मैं अन्य खबरों के बारे में आपको बताऊं तो
दोस्तों अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो नशे के विरुद्ध लगातार जिला पुलिस प्रशासन का अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों इसी के तहत कल देर शाम को 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक छानीबड़ी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों बुधराम पुत्र रामकुमार 29 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया और दोस्तों भिरानी पुलिस की और डीएसटी टीम नोर की ये संयुक्त कार्रवाई रही। तो दोस्तों नशे की प्रवृत्ति के विरुद्ध लगातार जो है पुलिस का ये सफलतम अभियान मैं कहूँगा। दोस्तों हमने आज एक अलग से वीडियो डाली और उसके 2 पार्टीशन बनाए, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दोस्तों हमने आज एक प्रकार से नशा मुक्ति केंद्र का अध्ययन किया, निरीक्षण किया दोस्तों, और हमने उनका पूरा एक प्रकार से वीडियो बनाया और किस प्रकार से लोगों के दिमाग में जो नशा मुक्ति केंद्र को लेकर अलग अलग विभिन्न तरह की धारणाएं जो है दोस्तों उससे प्रेरित होकर हमने आज एक बड़ी कवरेज करने की सोची थी और शानदार कवरेज हमारी हुई भी। आप ज़रूर ऐसे वीडियोस 2 वीडियोस हैं अलग अलग पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में, बहुत शानदार कवरेज है दोस्तों। देखिएगा हमने नशे की प्रवृत्ति में लिप्त उन युवाओं से भी बात की जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर थे। अनेकों युवाओं से हमने बात की दोस्तों, वो कई युवाओं एकदम नशे से मुक्त भी हो चुके थे और किस प्रकार उनको घर की याद आती है। और ज़्यादातर हमें चिट्टे के दोस्तों सेवन करते हुए पाए जाने वाले युवक जो है वहाँ मिले और दोस्तों किस प्रकार वो पैसों का बंदोबस्त करते थे, क्या क्या यत्न नशे की प्रवृत्ति को बरकरार रखने के लिए, तलब को मिटाने के लिए दोस्तों करते थे। इस प्रकार की हमने कवरेज जो है वो लगातार बनाई है। तो आप उन दोनों कवरेज को ज़रूर देखिएगा। हमने भी काफ़ी इसमें मेहनत की थी दोस्तों, एक प्रकार से रिस्क भी ली थी, क्योंकि जिस प्रकार से दोस्तों नशा मुक्ति केंद्रों के ऊपर धारणाएं हैं लोगों की कि नशा मुक्ति केंद्र में नशा दिया जाता है और वहाँ मारपीट भी की जाती है और एक प्रकार से गुंडों को और ऐसी टीम को रखा जाता है और ज़बरदस्ती ये एक प्रकार से कार्य होता है और कहाँ कैसे इनका पैसे का मैनेज होता है। और दोस्तों पूरी कंप्लीट एक कवरेज हमने नशा मुक्ति केंद्र की बनाई थी। और ठीक है, बहुत से नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में अलग अलग धारणाएं होगी और उनके अलग अलग कार्य भी होंगे, सभी एक जैसे ना भी हो, ऐसी भी संभव है। तो दोस्तों ये आप जरूर देखिएगा। और नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ लगातार जिला पुलिस का जो कार्य है उसकी हमें सराहना करनी चाहिए कि लगातार जो नशा मुक्ति के विरुद्ध पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाया हुआ है और लगातार सफलताएं भी इनको प्राप्त हो रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। क्या इससे नशे की प्रवृत्ति में कमी आ रही है दोस्तों? यहाँ थोड़े हम जरूर आशंकित हैं, क्योंकि इसमें सुधार हो रहा है ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। क्या पुलिस प्रशासन को इस प्रकार का एक साथ साथ अभियान भी चलाना पड़ेगा ताकि नशे की प्रवृत्ति में लोग लिप्त ना हो, तस्करी में लिप्त ना हो। दोस्तों ये लगातार हमें ऐसे मामले पाए ही जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन इनको पकड़े ही जा रही है, किसी प्रकार से कमी इन मामलों में नहीं आ रही है। तो इसके प्रति भी पुलिस प्रशासन को एक नए सिरे से नई रणनीति के साथ भी काम करना होगा। दोस्तों भादरा आसपास की अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो 26वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ जोगीवाड़ा गांव में दोस्तों। और जोगीवाड़ा गांव में इस प्रतियोगिता का जो उद्घाटन समारोह था दोस्तों, उसका फीता काटकर उद्घाटन किया हमारे स्थानीय विधायक बलवान पूनिया द्वारा। और दोस्तों इनके अलावा जो है प्रधान अनिल ओलक भी थे और उप प्रधान बलवान फ्रिगेडिया भी थे, सरपंच सुषमा दायमा थी और छाजू गोदारा कुलदीप शर्मा के अलावा दोस्तों सिकंदर चांदेड़ और समाज सेवी शेर सिंह गोस्वामी, जिन्होंने शानदार व्यवस्थाएं जोगियाड़ा में इसको लेकर की है दोस्तों, ये सभी यहाँ मौजूद रहे और ये शानदार प्रतियोगिताएं जो है वो की जा रही है। और दोस्तों खेलों का स्तर किस प्रकार अचानक से देहात क्षेत्रों में चल रहा है, इससे जरूर जो है शारीरिक गतिविधियां जो युवाओं की है उसमें सुधार होगा और दोस्तों नशे की प्रवृत्ति से भी हमें छुटकारा मिलेगा। क्योंकि चिट्टा की प्रवृत्ति जो हमारे क्षेत्र में लगातार दोस्तों गंगानगर पंजाब में बहुत ज़्यादा ये होता है और हरियाणा के कुछ नज़दीकी शहरों में भी हमने चिट्टे का बहुत ज़्यादा प्रचलन सुना है। बादरा तक ये आ पहुंचा है दोस्तों। नौर बादरा इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित हनुमानगढ़ क्षेत्र के है और हनुमानगढ़ क्षेत्र में संगरिया भी दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार से कम नहीं है। तो इस प्रवृत्तियों का कहीं ना कहीं खेलों में भाग लेकर युवा सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। आज एक
3 लोकसभा और 29 विधानसभाओं के भी उपचुनाव आज भारत में हुए दोस्तों। और ये 3 लोकसभा की सीटें और 29 विधानसभा की सीटें जो है वो लगभग मैं आपको बताऊं तो विधानसभा की 13 राज्यों की ये सीटें हैं, जबकि 3 लोकसभा सीट है वो दादर नगर हवेली, मंडी हिमाचल प्रदेश और खंडावा जो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ये लोकसभा की है। और असम की 5 विधानसभा की सीटों के आज चुनाव हुए, बंगाल की भी 4, मध्य प्रदेश की 3, मेघालय की भी 3, हिमाचल प्रदेश की 3 और राजस्थान की भी 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, बिहार के 2, कर्नाटक के भी 2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की एक विधानसभा सीटों के आज चुनाव हुए। और 1 नवंबर को दोस्तों इनके जो है परिणाम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में मैं अगर चर्चा करूं तो दोस्तों हम मंडी के भाव भी आपको बताएंगे और मौसम के मिजाज भी बताएंगे। आज एक समीक्षा हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं जल्दी से आपको मंडी के भाव और मौसम का मिजाज बता देता हूं दोस्तों। विजयनगर से शुरुआत करते हैं मंडी के भाव की। गेहूँ 1955 रुपये, मूंग 4,000 से 6221 रुपये, सरसों 7,050 रुपये तक की बोली लगी है और कपास में 6200 से 8,725 रुपये की बोली लगी है। ग्वार की बोली दोस्तों 6,000 से प्रारंभ हुई है और 6400 रुपये तक चली है, जबकि ज्वार 1336 से 1919 और बाजरा 1575 रुपये की क्विंटल की अंतिम बोली लगी। मक्का 1200 से 1575 रुपये। हनुमानगढ़ में देखें तो दोस्तों ग्वार 5500 से 6800 रुपये तक की बोली लगी है और सरसों की बोली 9000 से प्रारंभ हुई है और 9022 तक चली। तो दोस्तों सरसों ने भी 9000 का आंकड़ा छू लिया है, कपास ने भी 9000 का आंकड़ा छुआ है और नरमे ने पहले भी 9000 का आंकड़ा छू लिया है। तो ये इन जो है फसलों में तेजी रही है। नौर में देखें नरमा तो 7800 से 8800 रुपये की बोली लगी है, ग्वार में 6000 से 6855 की। आदमपुर में नरमा दोस्तों 8836 रुपये, जबकि सूरतगढ़ में ग्वार जो है 5771 से बोली प्रारंभ हुई और 6744 रुपये तक चली। मूंग 5901 से 6381 रुपये की बोली लगी और चना में 4545 रुपये की अंतिम बोली रही। कपास 8300 रुपये से 9090 रुपये जो है आज अधिकतम बोली लगी और सरसों में 7000 से 7030 तक की बोली लगी। और दोस्तों रावतसर में सरसों 7350 से 7849 की बोली लगी है और ग्वार 7000 रुपये क्विंटल तक बिका है। और गोलूवाला में नरमा 7400 से 9195 रुपये तक की बोली लगी है और सादुल शहर में नरमा 8550 रुपये से 9132 रुपये तक की बोली लगी है और ग्वार की बोली 6310 से 6930। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव। और आज के मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो 30 अक्टूबर आज दिन भर करारी धूप भी छाई रही दोस्तों। 29 से 31 डिग्री का टेम्परेचर आज रहा और ये आपको बता रहा है कि किस प्रकार से कड़ी धूप रही, क्योंकि आज 0% बादल रहे। बादल बिल्कुल नहीं थे तो कड़ी धूप जो है वो होनी ही थी। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। रात को मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में मैं बताऊं तो 25 से 28 डिग्री का टेम्परेचर रात्रि को आज रहने वाला है। 7 से 14 डिग्री की प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और 0% बादल रहेंगे। मौसम रात्रि को भी बिल्कुल साफ रहेगा। कल 31 अक्टूबर को महीने के अंतिम दिन कैसा रहने वाला है मौसम? 20 से 28 डिग्री का टेम्परेचर दिन में रहेगा, जबकि दोपहर होते होते 30 से 33 डिग्री तक टेम्परेचर चलेगा और इसके बाद में शाम को 26 से 29 डिग्री का टेम्परेचर आ जाएगा। तो दिन भर में इस प्रकार से मौसम में बदलाव आएगा और हवा का रुख 4 से 14 किलोमीटर से लेकर दोस्तों 11 से 14 किलोमीटर तक की हवा जो है प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और 4 से 13 और फिर 0 शाम तक बादल जो है 0% छाए रहेंगे और सुबह जो है 4% बादल छाए रहेंगे। दोपहर को 13% बादल रहेंगे और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। 21 से 23 डिग्री का टेम्परेचर रात्रि को रहेगा। ठंड बढ़ी रहेगी और बिल्कुल भी बादल जो है नहीं रहेंगे आसमान में। जो साफ है आसमान बिल्कुल साफ और 4 से लेकर 7 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा चलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों हम आज समीक्षा करने वाले हैं आज एक ऐसे विषय पर दोस्तों, नशे से ही संबंधित ये विषय, इसलिए हमने आज इसके ऊपर समीक्षा करने का विचार किया है दोस्तों। 3 अक्टूबर से ड्रग्स के आरोप में जेल में बंद आर्यन खान शाहरुख खान के
पुत्र आर्यन खान जो कि जेल में बंद थे दोस्तों, और किस प्रकार से 27 दिन बाद आज उनको बेल मिली है। बेल कल मिल चुकी थी उनको, और लेकिन कागजात तैयार करने में और फॉर्मेलिटीज जो होती है दोस्तों, जो जेल के रूल के मुताबिक उसके अनुसार जो है वक्त लगा, और आज सुबह जो है वो अपने घर गए, अर्थात जेल से उनको छुट्टी मिली, क्योंकि बेल मिलने के बाद भी कल रात्रि को जेल में रात बितानी पड़ी थी आर्यन को। तो दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट से ये राहत मिली थी आर्यन को। दोस्तों इसके बाद में हम समीक्षा इसलिए कर रहे हैं इस मामले की, क्योंकि पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, और मन्नत जो बंगला है शाहरुख खान का दोस्तों, उसके बाहर ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी उनके प्रशंसकों की, उनके फैंस की। और दोस्तों वहाँ जिस प्रकार से ढोल नगाड़े बजाकर शाहरुख खान के पुत्र का स्वागत किया गया दोस्तों, इसके ऊपर हम आज समीक्षा करने जा रहे हैं, क्योंकि स्वागत इस प्रकार से किया गया जैसे कोई बहुत बड़ा कार्य करके जो आर्यन है वो लौटे हैं, कोई गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए, या फिर दोस्तों सीमा के ऊपर कोई ऐसा कर्तव्य करके लौटे हैं जिनके लिए पूरे देशवासियों का सर जो है, सीना जो है वो गर्व से फूल जाए और ऊंचा हो जाए। दोस्तों ऐसे मामले में क्या परंपराएं चल पड़ी हैं और हम किस समाज में जीने लगे हैं, और समाज में हमने किस प्रकार से आसपास अपने वातावरण बना लिया है कि ऐसे मामलों में ढोल नगाड़े बजाकर जब जेल से हम आते हैं तो स्वागत किया जाता है। दोस्तों जिस आरोप में आर्यन जेल गए थे, ड्रग्स के आरोप में दोस्तों, मुख्य एक प्रकार से जिस प्रकार से एनसीबी की कार्रवाई थी और उनमें उन्होंने जिस प्रकार से व्हाट्सएप चैट और अनेक ऐसे संसाधनों के सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता लगाया, और जिस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट आर्यन का पाया गया है, एक बड़े स्तर पर ड्रग्स आने वाली थी या इसका सौदा किया जाने वाला था दोस्तों, ऐसे संकेत मिले थे, और उसके बाद में जो है शिकंजा कसा गया और ये मामला जो है गंभीर हुआ। तो दोस्तों कानून हमारा सबके लिए एक जैसा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं, वो चाहे कोई फिल्मी हीरो या कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, क्यों ना किसी नेता का पुत्र हो या कोई मामूली आम आदमी हो दोस्तों, उनके लिए कानून, हमारा संविधान जो है वो एक है। लेकिन दोस्तों ये क्या परंपराएं चल पड़ी है कि ऐसे जुर्म के अंदर जब बेल मिलती है तो हम उनका इस प्रकार ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत कर रहे हैं। क्या हम ऐसे मामलों में एक प्रकार से सह दे रहे हैं? क्या ऐसे मामलों को, नशे की प्रवृत्ति को हम जस्टिफाई कर रहे हैं, या फिर उनका जो जेल से आया है दोस्तों, सजा काट के आ रहा है, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं कि बेटा आप ऐसे काम करते रहो और हम आपका ऐसे ही स्वागत ढोल नगाड़ों से करते रहेंगे, और पूरा देश पलक पावड़े बिछाकर आपको देख रहा है, और पूरी देश की शर्मसार कर देने वाली मीडिया आपको कवरेज करने के लिए तत्पर बैठी है, पलक पावड़े बिछाए बैठी है। तो ये क्या, कितना अच्छा काम करके आर्यन जो है जेल से बाहर लौटे हैं कि ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों किस परंपरा में हम जीने लगे हैं, समाज में ये कैसी परंपराएं चल रही है। दोस्तों मैं दूर न जाकर बादरा क्षेत्र का अगर जिक्र करूं तो यहाँ भी बलवान फगेड़िया जो हमारे पंचायत समिति के उप प्रधान हैं, उन्होंने एक बिजली विभाग के कर्मचारी को पीटा था, और ये मामला इतना तूल पकड़ा था कि पूरा बादरा कस्बे में इसकी चर्चा थी, और सोशल मीडिया इस प्रकार की खबरों से भर गया था कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। और लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से बलवान फगेड़िया की गिरफ्तारी भी हुई इस मामले में, और जब वो जेल से एक प्रकार से निकल कर आए थे, उनको बेल मिली थी, उसके बाद में दोस्तों पूरे सोशल मीडिया पर स्वागत हुआ और बहुत जोर का एक प्रकार से ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया। तो ये क्या परंपराएं चल पड़ी, आखिर किस समाज में हम रह रहे हैं। दोस्तों मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, आज से 20 साल पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे और किस प्रकार का वातावरण था, मैं याद दिलाना आपको चाहूँ तो हमारा समाज ऐसा था कि अगर बाहर हम कोई शरारत भी कर आए हैं तो घर वाले सबसे पहले बगैर कारण जाने, बगैर ये जाने कि किसकी गलती है, और घर वाले हमें सजा दे देते थे, थप्पड़ लगा देते थे, और बहुत से पनिशमेंट तरह तरह के हमें देते थे, और एक प्रकार से डर रहता था कि गलत काम नहीं करने हैं, वरना
पहले तो घर वाले पीटेंगे और गलत काम करने की जो सज़ा, जो पनिशमेंट, जो भारतीय संविधान में जो एक्ट है उसके अनुसार तो सज़ा मिलनी है, लेकिन घर वाले भी इसकी सज़ा देंगे, फेवर नहीं करेंगे। लेकिन आज दोस्तों बेटा किसी आरोप में एक प्रकार से बेल लेकर बाहर आ रहा है और बाप पलक पावने बिछाकर उसका स्वागत कर रहा है। दोस्तों बेटा किस फीलिंग के साथ अपने बाप का सामना कर पाएगा और आंखों से आंखें मिला पाएगा? क्या बाप की आंखों में खुशियां झलकेगी, आओ बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, और गले लगाएंगे? दोस्तों ये कैसे संभव होता है? आप सोच कर देखिएगा हम किस समाज में जीने लगे हैं और किस प्रकार की प्रवृत्ति का हम समर्थन करने लगे हैं। दोस्तों ऐसी प्रवृत्ति का कतई समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बहुत गलत परंपरा है और हम एक प्रकार से गलत समाज में जीने लगे हैं और हमें अपनी मानसिकताओं में सुधार करने की आवश्यकता है। हम आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश दे रहे हैं? क्या हम किसी गलत कार्य का एक प्रकार से, इस प्रकार से जो स्वागत समारोह करके ढोल नगाड़े बजाकर उसको गले लगाकर शाबाशी देकर उसका हौसला बढ़ा रहे हैं? इस प्रकार तो हम जो संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो एक्ट बने हैं, धाराएं बनी हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका मखौल उड़ा रहे हैं। और जो जज बैठे हैं, मामलों की सुनवाई करते हैं, वकील पैरवी करते हैं, जीरे करते हैं और तरह तरह के तर्क देकर जो सही और गलत को गलत करने का भी प्रयास करते हैं, गलत को सही भी करने का बहुत सी बार प्रयास करते हैं। दोस्तों उस सब के ऊपर एक प्रकार से हम कुठारा घात लगा रहे हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? दोस्तों हमने आज ये चीज़ें इसलिए चुनी। और दोस्तों अगर आर्यन सही है तो क्यों उसके लिए इतनी बड़ी जो पॉइंट्स बनाए गए कि आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप विदेश नहीं जाएंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे, इन शर्तों के साथ आपको जो है जमानत दी जा रही है। तो ये शर्तें अदालत द्वारा क्यों रखी गई है? अगर आर्यन का कोई कसूर है ही नहीं तो ये शर्तें फिर किस लिए है? हर शुक्रवार को एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी अगर वो आर्यन सही है तो? और शर्तों के उल्लंघन करने पर जमानत रद्द हो जाएगी। क्यों रद्द हो जाएगी? शर्तों का उल्लंघन तो किया है, लेकिन हमने क्या किया है? हमारा क्या कसूर है? तो किसी प्रकार से कसूर वहाँ थोड़ा बहुत जस्टिफाई होता हुआ जज को प्रतीत हुआ होगा, अधिकारियों को प्रतीत हुआ होगा, किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है उनको लगा होगा, उन्होंने चार्जशीट पेश की है जिस प्रकार के उसके अंदर एविडेंस लिखे हैं दोस्तों, उनके बिना पर ये चीज़ें तैयार हुई होगी। और अगर इनकी बिना पर ये चीज़ें तैयार की हुई है, ऐसा जो शर्त पत्र बना है, तो फिर आर्यन निर्दोष कैसे है? वो तो सशर्त जमानत पर बाहर आ रहा है। तो फिर काहे को इसका इस प्रकार से स्वागत सत्कार किया जा रहा है, और वो भी ढोल नगाड़े बजाकर, और वो भी ऐसे परिवार द्वारा जो कि भारत की एक प्रकार से मनोरंजक दुनिया का बेताज बादशाह है, एक फिल्मी दुनिया का बेताज बादशाह शाहरुख खान को कहा जाता है। माना कि उनके समर्थकों द्वारा ही किया गया होगा, उनके द्वारा नहीं किया गया होगा। हम ये नहीं कहते कि शाहरुख खान के द्वारा ही ये ढोल नगाड़े का और कार्यक्रम किया गया होगा, उनके फैंस द्वारा किया गया होगा, लेकिन वो चाहे तो रोक सकते थे, प्रशासन को ऐसी सख्ती का आदेश दे सकते थे इस प्रकार से कोई आयोजन ना हो। और मैं बहुत शौक हूँ और मेरा बेटा आज घर आ रहा है, इसकी मुझे खुशी है, लेकिन मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन मैं चुपचाप उसको घर लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी प्रकार से समाज में और देश में इस प्रकार की प्रेरणा नहीं देना चाहता गलत परंपराओं की, और किसी प्रकार का मैसेज नहीं देना चाहता कि ये चीज़ सही है जिसके एवज में मेरा बेटा जेल गया। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं, और ऐसी चीज़ों को ये मामला हर एंगल से सोचने वाला मामला है, और दिलो दिमाग को झकझोर कर देने वाला मामला है दोस्तों। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और जो शर्तें थी, मैं प्रमुख शर्तें आपको बताऊं तो दोस्तों, दर्ज मामले जैसी किसी भी गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति आर्यन को नहीं होगी, और अनुमति के बगैर आप विदेश नहीं जा सकते हैं। पासपोर्ट आपको सरेंडर करना होगा, और गवाहों को धमकाना या प्रभावित नहीं आप कर सकते। और इसके अलावा मीडिया में आप इस संबंध में
किसी भी प्रकार से इस मामले से जुड़ा हुआ बयान नहीं दे सकते। और मुंबई से बाहर भी अगर आपको जाना है तो जांच अधिकारी की अनुमति लेकर आपको जाना होगा, और शर्तों का उल्लंघन करने पर आपको आपकी जमानत जो है वो रद्द कर दी जाएगी। और हर शुक्रवार को आपको एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी। 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी कि मैं यही हूँ। तो दोस्तों ये क्या है, ये शर्त पत्र के आधार पर जो है आर्यन को छुट्टी मिली है। तो दोस्तों हमारा समीक्षा करने का एक मतलब अभिप्राय यही था कि हम किस समाज में जीने लगे हैं। क्या अच्छे और बुरे की हमें पहचान नहीं रही, या फिर हम हमारे देश का संविधान मानने से इनकार करने लगे हैं, या हमारे देश के संविधान पर हमें शक होने लगा है। उनके अंदर जो एक्ट धाराएं लगी है, उनके अंदर जो प्रावधान है उनकी पर भी हमें शक होने लगा है, या किसी भी जज के किसी भी जजमेंट पर हमें शक होने लगा है। दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि हमें हमारे देश की किसी भी जांच एजेंसी पर और स्वतंत्र एजेंसियां हैं उन पर या किसी भी चीज़ पर भरोसा विश्वास नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे गलत परंपराएं होती है। और किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति को तो इस प्रकार का उदाहरण कतई नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में उनसे प्रेरणा लेकर लाखों करोड़ों लोग, उनके फैंस जो है वो एक्टिविटी करते हैं, वो गतिविधियां करते हैं, वो आचरण करने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो इस मामले में आज शाहरुख खान परिवार को बिल्कुल फ्लॉप मानता हूं। जिस प्रकार का आज प्रदर्शन हुआ और ढोल नगाड़ों के साथ आर्यन का स्वागत हुआ, दोस्तों ऐसा स्वागत नहीं होना चाहिए। हम जिस प्रकार से अपना पुत्र है, अपने घर का कोई सदस्य है दोस्तों, किसी में इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो अगर छुटकर आता है या बेल पर आता है, हमें एक आंशिक खुशी जरूर होती है। लेकिन क्या हमारे दिल में कहीं ना कहीं किसी भी कोने के अंदर एक पीड़ा नहीं होती कि हमारे पुत्र ने गलत किया है और गलत चक्रों में पड़ चुका है और गलत ट्रैक पर चलने लगा है, हमें इनको सुधारने की आवश्यकता है। क्या ये चीज़ें नहीं होती? अगर नहीं होती तो इंसानियत नाम की चीज़ मैं नहीं समझता कि आप में बची है। तो दोस्तों ये इंसानियत से ऊपर उठकर करने वाले काम हैं और ज़रूर इसके ऊपर समीक्षा के ऊपर आप सोचिएगा। अगर मैं गलत हूँ और मैंने गलत समीक्षा करी है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर मुझे भी बताइएगा कि आपने बहुत ही गलत समीक्षा की है। दोस्तों ये इंसानियत से सोचने वाली बात है। और एक आम आदमी से लेकर बड़े प्रभावशाली व्यक्ति से लेकर हमारा कानून जो है उसके प्रावधान जो है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट बने हैं, उसकी धाराएं बनी हैं, उसमें समान सारी चीज़ें समान रूप से लागू होती है। तो दोस्तों उसके ऊपर आप हमें कमेंट में विचार अपने दे सकते हैं। दोस्तों आज के 7 बजे में कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।